हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 17। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 17वां वीडियो है और इससे पहले 16 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण का भाग नंबर 2। हमने क्षारीय मृदा धातुओं के कुछ रासायनिक गुण पढ़े थे और आज हम उनसे अगले रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको पढ़ाए थे 3 मुख्य रासायनिक गुण क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि क्षारीय मृदा धातु कहते हैं ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय तो होते ही हैं, यानी बेसिक तो होते ही हैं नेचर में, पर वे मिट्टी की तरह अर्थात मृदा की तरह अगलनीय भी होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 3 हमने रासायनिक गुण पढ़े थे क्षारीय मृदा धातुओं के और आज हमें पढ़ना है चौथा रासायनिक गुण। तो नंबर 4 हेडिंग लिखते हैं। नंबर 4 में हम सीखेंगे हैलोजन से क्रिया। हैलोजन से क्रिया कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, यानी BeMgCaSrBaRa, ये हैलोजन यानी हैलोजन का मतलब FClBrI, इनसे कैसे क्रिया करती हैं। तो कोई सी भी क्षारीय मृदा धातु है वो हैलोजन से, यानी हैलोजन को हम क्या लिखते हैं X2, आपको पता है, इससे क्रिया करके बनाती हैं MX2 प्रकार के हैलाइड। थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। क्या बनाती है? MX2 प्रकार के हैलाइड। जहां M का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, नीचे लिख देता हूं, जहां M का मतलब क्या है? M का मतलब हो सकता है BeMgCaSrBa, बस RA भी चलो लिख देते हैं। M का मतलब मेटल तो ये वाली है, क्षारीय मृदा धातुएं या एल्केलाइन अर्थ मेटल या ग्रुप 2 के मेंबर। और X का मतलब पता क्या है? यहाँ X का मतलब हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये X का मतलब होता है हैलोजन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत बढ़िया। यदि आप Be व Mg के हैलाइड को देखोगे, Be का कोई सा भी हैलाइड हो, चाहे BeF2 हो, BeCl2 हो, BeBr2, BeI2, इसी तरह MgF, MgF2 हो, MgCl2, MgBr2, MgI2, ये जो Be और Mg हैं, इनके जो हैलाइड बनते हैं, ये जो बना है ना यहाँ, इसे कहते हैं हैलाइड। क्या कहते हैं? हैलाइड। जैसे मेटल का हैलाइड है, मान लो Be का बनेगा तो BeF2 बन सकता है, BeCl2, बेरिलियम फ्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड। इस तरह हैलाइड का मतलब वो फ्लोराइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी, ब्रोमाइड भी और आयोडाइड भी। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो Be और Mg के हैलाइड बनेंगे ना, ठीक है, वे होंगे सहसंयोजक। Be व Mg के हैलाइड, Be व Mg के हैलाइड जो भी बनेंगे वो क्या होंगे? सहसंयोजक होंगे। प्रकृति उनकी कैसी होगी? सहसंयोजक, क्योंकि Be व Mg का साइज छोटा है ना। कैसा है? साइज छोटा, तो सहसंयोजक लक्षण ज़्यादा दिखाएंगे। इसके अलावा सभी के हैलाइड, जैसे कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का और रेडियम का, तो यहाँ लिख देता हूँ
शेष सबके हैलाइड, सबके का मतलब क्षारीय मृदा धातुओं की बात चल रही है सिर्फ। शेष सबके हैलाइड कैसे होंगे? शेष सबके हैलाइड होंगे आयनिक, आयनिक, क्योंकि इनका साइज बड़ा है ना, तो ध्यान रखनी है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो हैलाइड बनते हैं ना, हैलाइड MX2, तो इनके हैलाइड्स के गुण भी हम पढ़ सकते हैं। हैलाइड्स ब्रैकेट में लिख देता हूँ MX2, क्षारीय मृदा धातुओं के जो हैलाइड्स होते हैं उनके गुणों को भी हम पढ़ सकते हैं, उनके गुणों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। जो हैलाइड्स बनते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के, उनमें क्या क्या खासियत होती है? सबसे पहली खासियत ये होती है कि क्षारीय मृदा धातुओं के जो हैलाइड होते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक होते हैं उच्च, गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। तो आप लिख सकते हो गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च लिख दो या अधिक लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि इनमें जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण ज़्यादा लगेगा। नंबर 2, ये गलित अवस्था में जितने भी हैलाइड बनेंगे, इनका चाहे कोई सा भी हैलाइड बनता हो, वो गलित अवस्था में क्या होता है, सुचालक होता है। गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। आपको पता है कि ये जितने भी हैलाइड हैं ये सब विद्युत अपघटय हैं, और जब ये आयनों में टूटेंगे आप इन्हें गलाओगे ना, मान लो आपके पास कोई सा भी है, जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, और आपने कैल्शियम क्लोराइड को गला दिया, यानी उसके बॉन्ड तोड़ दिए, और यदि बॉन्ड तोड़ दिए तो कैल्शियम और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे। देखो कैसे टूटेंगे, देखो मैं यहाँ बताता हूँ। मान लो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है और आप इसे गर्म कर रहे हो गलाने के लिए, तो बॉन्ड टूट जाएंगे, Ca डबल पॉजिटिव, एक तो आयन ये बनेगा, और साथ में बनेंगे 2 बनेंगे Cl नेगेटिव आयन। तो ये जो आयन बने हैं क्यों बने? क्योंकि आपने कैल्शियम क्लोराइड को गर्म करके गला दिया, उसके बीच के बॉन्ड तोड़ दिए। तो ये जो आयन बने हैं इन्हें हम कहते हैं मुक्त आयन। क्या कहते हैं? मुक्त आयन। और ये मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए गलित अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। कौन? क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइड MX2 जो ये बने थे, इनके, ये सभी क्षारीय मृदा धातुएं हैं, इनके जब हैलाइड बनेंगे तो वे गलित अवस्था में विद्युत के क्या होंगे? सुचालक होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताता हूं आपको, चलो। इनके जो हैलाइड है ना, उनकी चालकता देखते हैं। चालकता के बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि जो मैग्नीशियम का हैलाइड बनेगा MgX2 से आप चले जाओ यहाँ तक, ये तो रेडियो एक्टिव है, BaX2 बेरियम हैलाइड तक चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि सर क्यों? क्योंकि इधर को जितना चलोगे ना आप, हैलाइड में जितना भी इधर को चलोगे, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे चलोगे, तो आयनिक लक्षण बढ़ेगा। और आयनिक लक्षण बढ़ेगा तो मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि ध्रुवीयता बढ़ेगी। और आयनिक लक्षण या ध्रुवीयता जब बढ़ेगी तो उससे फायदा क्या होगा? आयनों में टूटने के चांस बढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा आयनों में टूटेगा कोई यौगिक, कोई विद्युत अपघटय, उतने ही ज़्यादा मुक्त आयन देगा, और जितने ज़्यादा मुक्त आयन देगा उतने ही ज़्यादा करंट को वो सप्लाई करेगा। जल्दी से पोज करके लिखो, इनके हैलाइड्स की और विशेषताएं बताऊंगा फिर आपको। लिखियो बेटे जरा, लिख लिया? ठीक है। तो हमें पता चला कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स या ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स, वे हैलोजन से क्रिया करते हैं
और हैलोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हैलाइड, जैसे आप डाई हैलाइड भी कह सकते हो। MX2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं और उनके हैलाइडों की कुछ खासियतों के बारे में बात हम कर रहे हैं। पहली बात हमने करी है कि जो हैलाइड होंगे क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइड MX2, उनके गलनांक व क्वथनांक होंगे ज़्यादा। ठीक है। दूसरी बात हमने की है कि उनके वे गलित अवस्था में विद्युत के क्या होंगे, सुचालक, क्योंकि वे गलाने पर आयनों में टूट जाएंगे, मुक्त आयन हमें मिलेंगे और मुक्त आयन बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो आवेश तो प्रवाहित होगा ही, फिर आवेश को प्रवाहित करेंगे तो फिर तो हम उन्हें कहेंगे कि सुचालक हैं। तीसरी खासियत उनके अंदर है, किनके अंदर, MX2 प्रकार के हैलाइड्स के अंदर जो क्षारीय मृदा धातुओं के हैं, उनके अंदर तीसरी खासियत यह है कि वे आर्द्रताग्राही हैं। आर्द्रताग्राही का मतलब नमी को ग्रहण करने वाले। तो एक खासियत यह भी है उनके हैलाइड्स में। ठीक है। चौथी खासियत, MF2 को छोड़कर, MX2 की जगह MF2 लिख दिया हमने, यानी फ्लोराइड। MF2 को छोड़कर से सभी जल में घुलनशील, जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। भाई ये जो फ्लोरीन है ना, इसका साइज छोटा है, और साइज छोटा है तो जल में घुलना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। MF2 को छोड़कर से सभी जल में घुलनशील हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि इनकी घुलनशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ये भी लिख लो आप, जल में घुलनशीलता की बात कर रहे हैं हम। घुलनशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो घुलनशीलता घटती है यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे। ठीक है। तो ये हो गए सारे हैलाइड, यानी हैलोजन से क्रिया। अब हम बात करेंगे पांचवें रासायनिक गुण की, और पांचवें रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन से क्रिया। नाइट्रोजन से कैसे क्रिया करती हैं क्षारीय मृदा धातुएं और किस तरह के यौगिकों का निर्माण करती हैं। तो नाइट्रोजन से क्रिया में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो हमारे पास बेरिलियम है, ये बेरिलियम, इसकी जब नाइट्रोजन से आप क्रिया कराओगे तो नाइट्रोजन से क्रिया करने पर थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, देखते हैं क्या बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा। दूसरे वर्ग का बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता होगी 2। ये कौन से वर्ग का होता है, 15वें का बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए 3 की जरूरत है तो संयोजकता होगी 3। इसकी संयोजकता तो यहाँ लिखो और इसकी यहाँ लिखो। तो इस तरह का यौगिक बनेगा Be3N2। Be3N2 इसे कहते हैं नाइट्राइड। ठीक है। क्या कहते हैं, नाइट्राइड, NITRIDE। ये बेरिलियम का नाइट्राइड है। इसी तरह किसी भी मेटल का नाइट्राइड बनेगा। किसी का मतलब क्षारीय मृदा धातुओं के सबके नाइट्राइड ऐसे ही बनेंगे। इसे आप ऐसे लिख सकते हो M3N2। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां बताता हूं कि Be का जो नाइट्राइड बनेगा, ये Be का ही तो बनाया हमने नाइट्राइड। Be का नाइट्राइड कैसा होगा, सह संयोजक। यहां लिख देते हैं सह संयोजक, क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है और छोटा है तो छोटा धनायन बनेगा इसका, और ऋणायन के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ, तो सह संयोजक नेचर उसका हो जाएगा। Be का नाइट्राइड होता है सह संयोजक, जबकि शेष सभी तत्वों के
नाइट्राइड, ये होंगे आयनिक, आयनिक होंगे। नेचर की बात हम कर रहे हैं कि प्रकृति में कैसे होंगे, आयनिक होंगे। बाकी तत्वों के नाइट्राइड। शेष सभी तत्वों का मतलब होता है शेष सभी क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है। अब छठा रासायनिक गुण हमें पढ़ना है कार्बन से क्रिया। कार्बन से क्रिया, कि कार्बन से कैसे क्रिया करते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी कि Be व Mg को छोड़कर शेष सभी क्रिया करेंगे। Be व Mg को छोड़कर, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर शेष सभी कार्बन से क्रिया कर लेते हैं। कैसे क्रिया करते हैं देखो मैं बताता हूँ। ऐसे क्रिया करते हैं कि कोई भी मेटल है, कौन सा मेटल, हम बात कर रहे हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की, क्षारीय मृदा धातुओं में Be और Mg को छोड़ दो और बाकी कोई सा भी है वो कार्बन से ऐसे क्रिया करता है और बनाता है कार्बाइड। थोड़ा सा गर्म करके मेटल का कार्बाइड बनता है ऐसे, इसे हम कहते हैं कार्बाइड, CARBIDE, जैसे कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो क्या बनाते हैं, कार्बाइड। कार्बन से क्रिया करके बनाते हैं कार्बाइड। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगले गुण बताऊंगा मैं आपको। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। तो हमने पांचवा रासायनिक गुण पढ़ा नाइट्रोजन से क्रिया, और इसमें हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन से क्रिया करके बनाते हैं नाइट्राइड, जो होते हैं इस तरह के, जैसे Be3N2 है। इसमें बताया Be का नाइट्राइड तो सह संयोजक होगा, बाकी सभी तत्वों के नाइट्राइड कैसे होंगे, आयनिक। बताया कार्बन से क्रिया करके बनाएंगे कार्बाइड। कैसे बनाएंगे, Be व Mg तो कार्बाइड नहीं बनाते, बाकी सभी बनाएंगे कार्बाइड। ठीक है। थोड़ा सा हमें जो है ना इनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण, जब भी किसी ग्रुप को हम डिस्कस करते हैं तो हमें सभी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण आने चाहिए, जिससे जब हम यौगिकों को डिस्कस करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब आते हैं नंबर 7 पर। 7वां रासायनिक गुण हमें पढ़ना है हाइड्रोजन से क्रिया, कि हाइड्रोजन से कैसे क्रिया करती हैं क्षारीय मृदा धातुएं या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। यहां मैं लिखूंगा Be को छोड़कर शेष सभी, Be को छोड़कर शेष सभी, मतलब Be क्रिया नहीं करता है, हाइड्रोजन से बाकी सब क्रिया कर लेते हैं। कैसे क्रिया कर लेते हैं, ये कोई मेटल है और ये हाइड्रोजन से क्रिया करी और बन गया MH2, इन्हें कहते हैं हम हाइड्राइड, HYDRIDE। इस तरह के हाइड्राइड बनते हैं। अब ये जो हाइड्राइड बन रहे, ये Be का हाइड्राइड कभी नहीं बनता, जैसे Be का कभी कार्बाइड नहीं बनता। आते हैं नंबर 8 पर। अब हम सीखेंगे अपचायक गुण। ये जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं इनके अंदर अपचायक गुण भी होता है। अपचायक गुण पता क्यों होता है इनके अंदर, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सरलता से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं सरलता से। और जब इनमें से आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इनका ऑक्सीकरण अच्छा होगा, और जिसका ऑक्सीकरण अच्छा होता है वो दूसरों के लिए अच्छा अपचायक ही होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन सरलता से त्यागने के कारण, 2 इलेक्ट्रॉन सरलता से त्यागने के कारण, ठीक है। कैसे अपचायक हैं, प्रबल लिख देता हूं, चलो, प्रबल अपचायक या अच्छे अपचायक। ठीक है। और यदि आप बात करोगे अपचायक गुण की इनके, या अपचायक क्षमता की बात करो, चलो
अपचायक अक्षमता। चलो अपचायक अक्षमता देखते हैं कि अपचायक अक्षमता का इनके क्या क्रम है। आपको इस बात का पता है कि सबसे ऊपर है Be, फिर Mg है, फिर Ca, फिर Sr, फिर Ba और Ra रेडियो एक्टिव है। तो इनमें से कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? जो सबसे बड़ा होगा। ये सबसे बड़ा है और ये सबसे मुश्किल से, तो इसका अपचायक गुण सबसे कम। Be से अच्छा अपचायक Mg, Mg से भी अच्छा अपचायक कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम। तो इनमें सबसे अच्छा अपचायक बेरियम है और सबसे बेकार अपचायक है Be। ठीक है, क्योंकि जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उसका ऑक्सीकरण उतना अच्छा होगा, और जिसका ऑक्सीकरण अच्छा होगा वो दूसरों के लिए अपचायक भी उतना ही अच्छा होगा। तो इनमें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक अक्षमता क्या होती है? बढ़ती है। अब आते हैं 9वें रासायनिक गुण पर, और 9वां रासायनिक गुण हमें पढ़ना है यौगिकों की प्रकृति, कि ये जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ना, ये किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करती हैं। किस प्रकार के का मतलब कि वे यौगिक आयनिक होंगे या सहसंयोजक होंगे या उपसहसंयोजक होंगे या किसी अन्य प्रकार के होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि Be व Mg जो है ना, इनका साइज छोटा है, तो ये तो बनाते हैं सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक यहाँ लिख देते हैं, सहसंयोजक यौगिक। ये सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि साइज छोटा है इनका। और बाकी सब शेष सभी यानी Mg के बाद कौन आते हैं? Ca, Sr, Ba, Ra, ये सभी बनाते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्योंकि इनका साइज बड़ा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकते हैं ये अपने, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 10 पे हम पढ़ेंगे अमलगम। अमलगम पता है ना, पारे के साथ बनी हुई मिश्र धातु को कहते हैं अमलगम। M अमलगम व मिश्र धातु का निर्माण। मिश्र धातु तो जरूरी नहीं है कि भाई पारे, यदि पारे के साथ कोई मिलेगा तो जो मिश्र धातु बनेगी उसे अमलगम कहते हैं, और बाकी मिश्र धातुएं तो बहुत प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें तो ध्यान रखो कि सभी बनाती हैं। सभी बनाती हैं का मतलब जितनी भी क्षारीय मृदा धातुएं हैं सभी पारे के साथ मिलकर तो अमलगम बनाती हैं, और बाकी धातुओं के साथ मिलकर अन्य प्रकार की मिश्र धातुएं भी बनाती हैं। ठीक है, लिखो जल्दी से पॉज करके, फिर अगले रासायनिक गुण बताता हूँ आपको। इसके अगले रासायनिक गुण बताता हूँ, पॉज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगली बात करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण, यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर आप कह सकते हो कि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक तत्वों का जो दूसरा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, उसमें जो तत्व हैं उनके रासायनिक गुणों के बारे में हम स्टडी फिलहाल कर रहे हैं। ठीक है, अगले रासायनिक गुण देखते हैं। लास्ट में जो हमने रासायनिक गुण पढ़ा है वो पढ़ा है कि जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं वे पारे के साथ मिलकर बनाती हैं अमलगम, जैसे कैल्शियम अमलगम, बेरिलियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम। पारे के साथ क्रिया करेंगी, पारे के साथ जुड़ेंगी तो बनेगा अमलगम, और पारे के अलावा किसी और दूसरी धातु के साथ यदि क्रिया करेंगी तो बनेगी मिश्र धातु। उसे आप मिश्र धातु कह सकते हो। वैसे अमलगम भी एक मिश्र धातु ही होती है, पारे के साथ बनी हुई मिश्र धातु। ठीक है, 11वां रासायनिक गुण हमें पढ़ना है इनका संकर यौगिकों का निर्माण। संकर यौगिक कहते हैं जटिल यौगिकों को।
संकर यौगिकों का निर्माण। इसमें आपको एक बात समझनी है कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती है ना, इनका साइज छोटा होता है। तो आप लिख सकते हो आकार छोटा होने के कारण, आकार छोटा होने के कारण संकर यौगिक कह दो या जटिल यौगिक कह दो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह दो, यौगिकों का निर्माण करती हैं, यौगिकों का निर्माण करती हैं। आकार छोटा है इसलिए संकर यौगिकों का निर्माण करती हैं क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमें क्षमता चेक करनी है, चलो वैसे ही लिख देता हूँ BE MG CA SR BA, मान लो ये है। आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन संकर यौगिक बनाने की क्षमता सबसे ज़्यादा दिखाएगा, तो जिसका साइज छोटा होगा, वर्ग में सबसे ऊपर BE रखा हुआ है तो इसकी संकर यौगिक बनाने की इसकी क्षमता ज़्यादा है, Mg की कम है, कैल्शियम की उससे भी कम, स्ट्रोंशियम की उससे भी कम, और BA की संकर यौगिक बनाने की क्षमता इनमें सबसे कम है क्योंकि उसका साइज बड़ा है। कोई भी धातु परमाणु जितना छोटा होगा उसकी संकर यौगिक बनाने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नंबर 12 पर। 12वां गुण हमें क्या पढ़ना है? 12वां पढ़ना है कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के बारे में। इनके जो कार्बोनेट बनते हैं, कार्बोनेट व इनके जो बाइकार्बोनेट बनते हैं, बाइकार्बोनेट दोनों बनाते हैं, कार्बोनेट भी बनते हैं इनके और बाइकार्बोनेट भी। इनके बारे में थोड़ी सी बात हमें पढ़नी है, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के बारे में। जैसे कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट का पहले हम पढ़ेंगे स्थायित्व, स्टेबिलिटी। तो यहाँ लिख देता हूँ स्थायित्व, कि इनके कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट में ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा। पहले सबके कार्बोनेट लिख दूँ। ये BE का हो गया, BE MG CA SR BA। अब मैं बता रहा हूँ कि जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसका कार्बोनेट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इससे ज़्यादा स्थायी ये है, इससे ज़्यादा स्थायी ये है, इससे ज़्यादा स्थायी ये है, और सबसे ज़्यादा स्थायी होगा BaCO3, बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको कि जो इनके कार्बोनेट बनते हैं ना, इनके जो कार्बोनेट बनते हैं वे तो बनते हैं इस तरह के MCO3 वाले। M की जगह चाहे BeO, MgO, CA, SR, BA कुछ भी हो सकता है। MCO3 वाले तो इनके बनते हैं कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट कैसे बनते हैं ये भी लिख लो आप। इनके जो बाइकार्बोनेट बनते हैं, बाइकार्बोनेट कैसे बनेंगे, इनकी संयोजकता 2 है ना, MHCO3 का होल ट्वाइस, ऐसे बनते हैं इनके बाइकार्बोनेट, MHCO3 का होल ट्वाइस। और एक बात और बताता हूँ कि इनके बाइकार्बोनेट हैं, जैसे मान लो M की जगह मैंने कैल्शियम ले लिया और ये है बाइकार्बोनेट, होल ट्वाइस है तो 2 बार लिख दिया। तो इनके बाइकार्बोनेट को यदि आप गर्म करोगे ना, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आपने गर्म करा तो इसमें से इतनी चीज़ निकल जाती है। देखो पहले भी मैंने आपको समझाया कि बाइकार्बोनेट कैसे टूटते हैं। ये तो CaCO3 बनेगा, एक तो बन जाता है कार्बोनेट प्लस H2O लिखना है आपको यहाँ, H2O, और यहाँ लिखना है ये क्या, कौन सी गैस बचेगी अब एक ऑक्सीजन निकलने के बाद, CO2 गैस बनेगी। तो इनके बाइकार्बोनेट जो क्षारीय मृदा धातुओं के हैं, जैसे भाई क्षार धातुओं के कार्बोनेट थे, इसी तरह क्षारीय मृदा धातुओं के जो बाइकार्बोनेट हैं वो गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। जल्दी से पोज करके लिखो, अगले गुण बताऊंगा फिर। पोज करके लिखो बेटे।
लिख लिया, ठीक है। तो संकर यौगिकों का निर्माण करते हैं ये इसलिए क्योंकि इनका साइज छोटा है। किसी भी धातु का साइज जितना छोटा होगा या उसके धनायनों का साइज जितना छोटा होगा, उसकी संकर यौगिक बनाने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये कार्बोनेट भी बनाते हैं और बाइकार्बोनेट की। आपके लिए एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, सुनना ध्यान से। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना, यानी एस ब्लॉक तत्व, केवल यही कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाते हैं और कोई नहीं बनाता। ध्यान रखना, ध्यान रखोगे ना। कार्बोनेट बनेंगे तो सिर्फ इन्हीं के बनेंगे। चलो अगली बात करते हैं। अब हम सीखेंगे नंबर 13 सल्फेट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 13 सल्फेट्स, SULPHATES। भाई ये सल्फेट भी बनाते हैं। कैसे सल्फेट बनाते हैं? MSO4 प्रकार के। तो जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं वे MSO4 प्रकार के सल्फेट बनाती हैं। और यदि आप इनके सल्फेट की विलेयता के बारे में बात करोगे, घुलनशीलता के बारे में बात करोगे इनकी, तो विलेयता में आपको सीक्वेंस याद रखना है। पहले मैं सबके सल्फेट बना दूं, BeSO4, B के बाद क्या बनेगा? MgSO4, फिर CaSO4, BeMgCa, SrSO4, BaSO4, ये सबके सल्फेट बना दिए। अब इनकी घुलनशीलता का क्रम आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा घुलनशील ये होगा BeSO4 और सबसे कम घुलनशील होगा BaSO4। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण ये है कि जो धनायन जितना छोटा होगा उसकी जलयोजन ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। इसकी जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा है तो ये ज़्यादा घुलनशील होगा। विलेयता माने घुलनशीलता। सल्फेट की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ सल्फेट की। मैं इसे कहूँगा कि ये तो पूरा विलेय होगा, पूरा घुलनशील होगा, और ये इसे हम कहेंगे कि लगभग अघुलनशील या अविलेय कह दो, अविलेय, ठीक है। ये होगा अघुलनशील या अविलेय। अब यदि हम तापीय स्थायित्व की बात करें तो तापीय स्थायित्व एक अलग चीज है। गर्म करके कौन जल्दी टूटता है और कौन नहीं टूटता जल्दी। तो तापीय स्थायित्व में वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। यहाँ लिखूँगा मैं BeSO4 से ज़्यादा स्थायी तो MgSO4 है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है ना। इससे ज़्यादा स्थायी है कैल्शियम सल्फेट, इससे ज़्यादा स्थायी है स्ट्रोंशियम सल्फेट। हम तापीय स्थायित्व की बात कर रहे, और सबसे ज़्यादा स्थायी है बेरियम सल्फेट, ठीक है। गर्म करने पे ये सबसे पहले टूटेगा और वो सबसे बाद में टूटेगा। तो सल्फेट्स के बाद हम नंबर 14 पे बात करेंगे नाइट्रेट्स की। NITRATES, नाइट्रेट्स। NO3 कहते हो ना आप इसे, नाइट्रेट्स को। तो ये नाइट्रेट कुछ ऐसे बनाते हैं, MnO3 का होल ट्वाइस। इसकी संयोजकता 2 है, इसकी 1 है, तो इसलिए होल ट्वाइस। इस प्रकार के नाइट्रेट बनाते हैं ये क्षारीय मृदा धातुएं। इस प्रकार के क्या बनाती हैं? नाइट्रेट, ठीक है। जैसे एक चीज ध्यान रखना, जैसे तो आप बना ही दोगे। मान लो हमारे पास, ऐसे नहीं लिखते, चलो अच्छा इसे हम लिखते हैं कि मान लो एक क्षारीय मृदा धातु है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है M, और NO3 का होल ट्वाइस लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं NO3 का होल ट्वाइस। यदि आप इसे गर्म करोगे ना, नाइट्रेट को गर्म करोगे, तो ये टूट जाएगा। कैसे? एक तो आप ध्यान रखना कि NO2 गैस यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी। पहले तो मैं यही लिख देता हूँ 2NO2, NO2 गैस निकलेगी। अब मुझे यूँ बताओ कि यहाँ एक O बचा, यहाँ एक O बचा ना, तो और M भी है, तो एक मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। एक तो यहाँ गया,
दो बचे थे ना, एक तो मेटल के साथ जुड़ने में गया और एक और बचा है, उसे आप अलग निकाल दो, वो ऑक्सीजन गैस अलग निकल जाएगी, H2 लिख सकते हो आप। तो ऐसे मेटल का नाइट्रेट, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। MnO3 का होल ट्वाइस ऐसे लिख लो ना, जैसे यहाँ लिखा था ये, ठीक है। तो जब इनके नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो एक तो ऑक्साइड बनता है, उसी मेटल का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस साथ में बनती है। तो हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे क्षारीय मृदा धातुएं अर्थात एल्केलाइन अर्थ मेटल्स या ग्रुप नंबर 2 के जो मेंबर्स होते हैं उनके रासायनिक गुण। मैंने आपको 14 रासायनिक गुण बताए हैं छोटे छोटे, ठीक है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट थे उन्हें मैंने डिटेल में खोल दिया, बाकी जो नॉर्मल थे उन्हें डिटेल में नहीं खोला। थोड़े थोड़े पॉइंट आपको बताए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी ग्रुप को स्टडी करना है तो उस ग्रुप के बारे में आपको भौतिक गुणों का, आवर्ती गुणों का भी पता होना चाहिए और रासायनिक गुणों का भी इस तरीके से आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी कंपाउंड को पढ़ना शुरू करें, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ते रहो और वीडियो का स्पीड अपने अकॉर्डिंग सेट करके पढ़ते रहो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।